गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीमेन इन कास्ट रिफॉर्म्स और ये है हिस्ट्री का चैप्टर 9। ऐसे तो हम लोग को पढ़ना था सिविक्स, किंतु सिविक्स में चैप्टर ज़्यादा है नहीं और हिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर है, तो हम सोचे कि पहले हिस्ट्री को क्यों ना खींच ले। चलो उसको खींच लेते हैं। ओके, वीमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स में फर्स्ट, जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज डीप रूटेड इन इंडियन सोसाइटी। दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी में जेंडर कहने का मतलब मेल एंड फीमेल का बिटवीन में जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, दैट मीन्स फीमेल को जिस कदर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर स्कूल का भी बात करेंगे तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि लड़की है तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे और लड़का है तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे, अच्छा उसके लिए लॉन्च देंगे, उसको पैसा देंगे, उसको आज़ादी देंगे, कभी भी कहीं पर भी मार्केट घूम सकते हैं। किंतु गर्ल्स है तो उसको नहीं देंगे, अरे कहाँ गए थे तुम, अरे तुम अकेला नहीं जाओ। इस तरह का ये जो चीज़ है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जो है, ये बहुत ही आपका ये डीप रूटेड है। दैट मीन्स ये लोगों का दिमाग में इस कदर बैठा है कि जो लोगों का दिमाग से निकालने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है सोसाइटी में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि यहाँ पर उच्च जात नीच जात का जो भेदभाव जो है अभी भी है। बहुत पढ़े लिखे लोगों का दिमाग में भी ये चीज़ है। कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अवेयर लोग हैं, हम लोग सिविलाइज लोग हैं, किंतु जब भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का बात आता है, जब शादी का बात आता है, तो कोई एक ब्राह्मण जो जाति जो है अपना बेटी का शादी एक किसी गरीब एक आपका जो छोटा जात का लोगों से करवा करके दिखाए। तो ये बहुत ही कम होता है, करते हैं कुछ लोग, ठीक है, किंतु बहुत कम होता है। दैट मीन्स लोग देने के लिए तो ज्ञान बहुत बांटते हैं, किंतु जब अपनों पर आते हैं तो लोगों का दिल और दिमाग में जेंडर और कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन जो इस कदर भरा हुआ है, ये जहर का तरह भरा हुआ है कि जो निकल नाम ले ही नहीं रहा है। इसी तरह से ओके, सोसाइटी में जो है, इंडियन सोसाइटी जो है ये सबजुगेटेड। दैट मीन्स ये वीमेन हैव रिमेन सबजुगेटेड। दैट मीन्स वीमेन जो है इंडियन सोसाइटी में ऑलवेज दूसरे का अधीन में रहा है। दैट मीन्स मेल का अधीन में रहा है इंडिया में फीमेल्स, ठीक है। घर में भी बात करेंगे, घर का ही उदाहरण आप देख सकते हो। आप लोग का घर में भी पापा है मम्मी है, तो डिसीजन किसका ज़्यादा चलता है? डेफिनेटली पापा का डिसीजन ज़्यादा चलता है, ठीक है। और मम्मी भी कभी कभी बोल ही देते होंगे, आप किसी चीज़ को लेकर के मम्मी का आप बोलते हो तो मम्मी बोलती एक बार पापा से जरूर पूछ लेना, ठीक है। अरे पापा से क्यों पूछना है, मम्मी से क्यों ना पूछना है, मम्मी से फाइनल डिसीजन क्यों ना आए? दैट मीन्स ये यही इंडिकेट करते हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड है। मेल का डिसीजन ही यहाँ फाइनल माना जाता है, उसी को ही आपका अंतिम डिसीजन माना जाता है, और फीमेल का डिसीजन को उससे नीचे रखा जाता है। दैट मीन्स फीमेल को यहाँ पर मेल का अधीन में रखा जाता है, ठीक है, ओके। और इसी तरह से जो सोसाइटी जो है फोर फोल्ड कास्ट सिस्टम, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बिगिनिंग में तो ये इस कंसेप्ट से नहीं बनाया गया था। जो पूजा पाठ करते थे, जो टीचिंग करते थे, उसको ब्राह्मण कहते थे। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते थे, जैसे कि राजा वगैरह हुआ, और इसी तरह से क्षत्रिय, दैट मीन्स आपका जो लड़ाकू लोग जो हो गया, ठीक है, इसको क्षत्रिय कहते थे। इसी तरह से ट्रेडर्स हो गया, फार्मर्स हो गया, इसको वैश्यस कहते थे। और शूद्रस लोग जो दूसरे के अंडर में काम करते थे, तो ऐसे लोगों को शूद्रस कहते थे बिगिनिंग के लिए, ठीक है। जो जैसा काम करता था उस अकॉर्डिंग बिगिनिंग में बांटा गया था। बाद में जाकर के लोगों ने इसको इस पर अपना अधिकार बना लिया कि जो एक गुरु होगा, एक टीचर होगा, उनका बेटा अगर टॉयलेट भी साफ क्यों ना करे, किंतु कहला जाएगा वो क्षत्रिय, सॉरी वो ब्राह्मण ही है। दैट मीन्स ये इस पर अपना अधिकार, ये लोगों ने इस तरह से ये लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया, अपना ब्रांड वहाँ पर रख लिया कि ये जो है चेंज करने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। वो काम अभी कुछ भी करे, ठीक है, काम कुछ भी करे, यहाँ पर देखा जाता है कि उनका जन्म किस खानदान में हुआ है, ठीक है, खानदान में किस खानदान में हो उस अकॉर्डिंग अभी जात सिस्टम हुआ। बिगिनिंग में जात सिस्टम ऐसा नहीं था, बिगिनिंग में होता था क्या काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाता था। और बाद में जा करके अभी देखा जाता है कि कौन सा खानदान में उसमें जन्म लिया है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग उसका जात सिस्टम वहाँ पर बन रहा है, ओके।
तो ये प्रेजेंट डे में यही चीज़ है कि आपका जात सिस्टम जो है, फोर का जो जात सिस्टम जो है, इसको लोगों ने इस तरह से अपना अधिकार उसमें जमा लिए। और लोग आजकल में भी ये चीज़ देखने को मिलते हैं कि कोई बड़ा जात होगा, ठीक है, जिसको ब्राह्मण्स वगैरह जो कहते, बड़े जात जो होगा छोटे जात का साथ बैठ करके नहीं खाएंगे। अगर छोटे जात का साथ बैठ करके खाएंगे तो ये लोग सोच लेगा कि मेरा जात ही चला जाएगा, जात ही चला जाएगा। बड़े जात जो है छोटे जात का साथ शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसका जात ही चला जाएगा, वो तो इम्प्योर हो जाएंगे। वाह रे वाह, क्या है रे दुनिया। ओके उसके बाद देखिएगा ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन मेल एंड फीमेल में भी। मेल एंड फीमेल में ह्यूज डिफरेंस है। जैसे कि मेल को ज़्यादा राइट मिलता है, फीमेल को कम राइट मिलता है। सिंपल सा बात है कि अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आप मार्केट कभी भी जाना चाहते हो तो घर से फट से निकल के चले जाते होंगे। दोस्त से मिलना है तो साइकिल उठा के चले जाते होंगे, बाइक स्टार्ट करके चले जाते होंगे। आपका घर में बहन भी तो होंगे। बहन क्या आपका तरह ही उस तरह से उतना फ्रीली क्या उतना दोस्त से मिलने के लिए बाहर जा सकते होंगे? शायद नहीं ना। तो क्या है तो ये आपका दैट मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल में पहले से ये डिफाइन करके रख दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिमिटेशन रख दिया है। फीमेल में उसको अधिकार कम दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से पास्ट में ये भी था कि मेल जो है वो पॉलीगैमी दैट मीन्स वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे। मेल पॉलीगैमी सिस्टम था ही, एक से ज्यादा शादी करता था। दैट मीन्स राजाओं पहले दिखाते थे ना, एक राजा का कहे वो बीबी हुआ करता था। दैट मीन्स वो एक से ज्यादा भी शादी कर सकते हैं। घर में बीबी है, फिर दूसरा भी लेके आओ, तीसरा भी लेके आओ, अगर चौथा भी लेके आओ, पांचवा भी लेके आओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पॉलीगैमी सिस्टम था ही उस समय। तो आप बहुत सारा शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेल हो तो, ठीक है। अगर बीबी गुजर गए तो दूसरा शादी करो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। किंतु अगर फीमेल है तो नंबर वन तो क्या होगा, उस समय सती सिस्टम था। अगर कोई एक लड़की का अगर हस्बैंड मर जाता है, कोई एक महिला का हस्बैंड मर जाते हैं, तो उस समय का ये जो सिस्टम जो था सती सिस्टम जिसको कहते थे, उसका अकॉर्डिंग क्या कहते थे कि उस महिला को अपना हस्बैंड का जलते हुए जो आपका चिता जो है उस पर जल करके उनको भी जान देना होता था। और ऐसा ही महिला को महान माना जाता था सोसाइटी में, ठीक है। बाद में जाकर के सती सिस्टम तो हट गए, सती सिस्टम हट गए तो हटना भी था। ये कैसा न्याय है सती सिस्टम, जिसमें कि अगर हस्बैंड मर गए तो वाइफ को जलते हुए चिता पर, हस्बैंड का जलते हुए चिता पर जल करके उनका जान देना है। और वाइफ ही मर गए तो हस्बैंड क्यों ना जलेंगे फिर? ये तो एक तरफा कानून हुआ ना, ये अंधा कानून है। एक मूवी है ना, ये अंधा कानून है। तो ऐसा ही ना होगी, अंधा कानून हो गए ना। तो जो भी हो, बाद में जाकर के सती सिस्टम तो हट गए। सती सिस्टम हटने के बाद भी महिला को यहाँ पर ऐसा आज़ादी थोड़ी ना था। तो विडो जो होते थे, विधवा जो होती थी, तो उन लोगों को क्या था कि या तो पूरा जिंदगी वाइट कपड़ा पहन करके रहो, ठीक है। ये शादी करने को नहीं मिलता था, दूसरे शादी नहीं कर सकते थे। अरे उनका भी जिंदगी है, उनका भी सोच होगा कि मुझे भी इस तरह से जिंदगी नहीं जीना है, तो मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो उनको फिर से दोबारा शादी करने का नहीं मिलता था, ठीक है। और सोसाइटी वगैरह में जहाँ पर कोई फेस्टिवल होगा, वेडिंग होगा, तो इस तरह का फेस्टिवल में इनको जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा वुमेन को बैड वुमेन करार दिया जाता था जिनका हस्बैंड गुजर गए हैं। दैट मीन्स उनका क्या गलती था? गलती उनका क्या था कि उनको बैड वुमेन करार दिया गया, ठीक है। हाँ, बाद में जाकर के ये भी सिस्टम हट गए हैं कि विडो रीमैरिज एक्ट भी पास हुआ है, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। किंतु जो भी हो, अभी भी महिलाओं का जो कंडीशन जो है इंडियन सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं है कि जो मेल लोग जो राइट एंजॉय कर रहे हैं ऐसा फीमेल नहीं कर पा रहा है। इंडियन सोसाइटी ही क्या, आपका पूरा वर्ल्ड का किसी भी कंट्री में अगर देखेंगे ज़्यादातर तो मेल डोमिनेटेड ही है, ठीक है। कहने के लिए वेस्टर्न सोसाइटी में कहते हैं कि वहाँ पर मेल एंड फीमेल इक्वल है, ये कहने के लिए है। हाँ, इंडिया से ज़्यादा इक्वलिटी वहाँ है, किंतु वहाँ पर भी
फीमेल पर डोमिनेशन मेल का चलता ही है। हाँ, अगर हम देखते हैं तो इंडियन सोसाइटी में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो है, ये ट्राइबल कम्युनिटी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि मेल एंड फीमेल में ज़्यादातर यहाँ पर इक्वलिटी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर अभी भी आप लोग जाओगे मेघालय का एरिया में, वहाँ पर खासी या लोग है, ठीक है, गारो लोग है, ज़्यादातर वहाँ पर लड़कियाँ लड़के को शादी करके घर लेके जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आप लड़के हैं तो आप लड़की को शादी करके अपना घर में लेके आएंगे, और वहाँ पर जो सिस्टम जो है आपका कि लड़की आपको शादी करके लेके जाएगी घर में, ठीक है। अच्छा, तो बात है तो अभी भी जो है इंडियन सोसाइटी में बहुत जगह हम देखने को मिलता है कि ये मेल डोमिनेटेड है, मेल का ही ज़्यादा अधिकार चलता है। डिस्क्रिमिनेशन है, आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है, प्लस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है, ठीक है। और यहाँ पर यही सिस्टम है प्रेजेंट में कि जैसे कि एक शायरी आपको कह दूँ, हम करे तो तुम करे तो रामलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम करे तो रामलीला, हम कैरेक्टर ढीला। यही तो अभी इंडियन वीमेन पर, इंडियन सोसाइटी का जितना भी महिला है उन पर यही तो चीज़ बीत रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल इस पर बात करेंगे बाकी टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वीमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स का पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडिया में पास्ट में वीमेन का कंडीशन क्या था, और इसी तरह से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जातीय भेदभाव जो होता है, वो किस कदर इसका जो असर था उस समय, और प्रेजेंट डे में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलता ही है। तो जो भी हो, पहले का कंपैरिजन में अभी तो ये सारा चीज़ बहुत कम है, बहुत सारा रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं। तो ये रिफॉर्म ऐसे ही नहीं आए, ये चेंजेस ऐसे ही नहीं आए हैं। तो इस चेंजेस को आने से पहले बहुत सारा ऐसा समस्याओं को हम लोगों को झेलना पड़ा है। तो इसके लिए एक छोटा सा पहले शायरी बोल दूँ। हकीकत जान लो जुदा होने से पहले, हकीकत जान लो जुदा होने से पहले, मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले, मेरी सुन लो अपनी सुनाने से पहले, ये सोच लेना भुलाने से पहले, ये सोच लेना भुलाने से पहले, बहुत रोई है ये आंखें, बहुत रोई है ये आंखें मुस्कुराने से पहले, बहुत रोई है ये आंखें मुस्कुराने से पहले। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में जो भी आपका वीमेन का कंडीशन है प्रेजेंट डे का, और जो कास्ट सिस्टम भी जो पास्ट का जैसा रिजिड नहीं है, उस कदर अभी नहीं है। बहुत सारा चेंजेस है, बहुत सारा अभी अच्छा है पास्ट का कंपैरिजन में, तो ऐसे नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत सारा हम लोगों को स्ट्रगल्स करना पड़ा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो एक नंबर 1 तो वही होता है इंग्लिश एडुकेशन एंड चेंज बोल करके टॉपिक से देखेंगे। तो 19th सेंचुरी में इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन ये इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इंडिया में इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हैं 19th सेंचुरी में, और जैसे ही इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होते हैं तो लोगों को मालूम पड़ता है कि ह्यूमनिज्म क्या है, दैट मीन्स ह्यूमैनिटी क्या है। इससे पहले था कि जात जात में भेदभाव होता था, छोटा जात का लोगों को पशु से भी बदतर सलूक करते थे लोग, ठीक है। और महिला लोगों को सोसाइटी में पुरुष का कंपैरिजन में उन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो ह्यूमैनिटी कहाँ रह गया उस समय? तो ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, ये जनरली वेस्टर्न एडुकेशन इंट्रोडक्शन के बाद लोगों में इसका समझ आया। इसी तरह से लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जैसे कि बड़े जात छोटे जात में यहाँ पर अक्सर ये भेदभाव होता था कि हम बड़े जात का है वो छोटे जात का, इस तरह का इन इक्वलिटी प्रैक्टिसेस यहाँ पर था। तो इक्वलिटी क्या है?
डेमोक्रेसी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है, ये सारा चीज भी जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इम्पार्ट करने लगे तो लोगों में धीरे धीरे करके इक्वलिटी का मतलब भी समझने लगे हैं। और छोटा जात का लोग जो है, जिसको हम लोग सोसाइटी में छोटा जात कहते हैं, उन लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं, छोटा जात बोल करके ऐसा कुछ होती नहीं है, सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो लोग आवाज बुलंद करने लगे, अपना आवाज उठाने लगे। ठीक है, इसी तरह से इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म कहने का मतलब कि लोग होता ही है, एक दूसरे से फर्क होता है, ईच इंडिविजुअल दूसरे से फर्क होता ही है। तो इसी तरह से जात जात का बात करें या तो मेल एंड फीमेल का बात करेंगे तो हर तो मेल फीमेल से डिफरेंस होता है, फिजिकली डिफरेंस होता है, सोच में डिफरेंस हो सकता है। इसी तरह से जात जात का भी बात करेंगे, ईच इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों में कुछ अलगपन होना तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से जितना भी डिफरेंसेस वगैरह होता है, इसको हम लोग को लेके चलना होता है, इसको एक्सेप्ट करके चलना होता है। डिफरेंसेस सोसाइटी में होता ही है, इंडिविजुअलिज्म होती ही है। तो हर एक व्यक्ति में अलग क्वालिटी होती है, उसका अपीयरेंस अलग हो सकता है, उसका स्वभाव अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसका कल्चर अलग हो सकता है, इसको लेके चलना ही है। तो इस चीज को भी लोगों ने समझे और इसको एक्सेप्ट भी करते चले, और इस तरह से सोसाइटी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगे। ऐसे ही आसानी से चेंजेस कैसे आएगा। और इसी तरह से बुक्स वगैरह का भी ज़्यादा प्रिंटिंग्स वगैरह होने लगे। तो पहले तो बुक्स वगैरह बहुत कम ही लोग पढ़ते थे, पेपर वगैरह का भी इस तरह का यूज़ नहीं था। तो अब बुक्स वगैरह प्रिंटिंग होने लगे। ठीक है, न्यूज़पेपर्स के जरिए भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया गया, मैगजीन्स के जरिए और पम्पलेट एंड लिफलेट्स के जरिए भी। पम्पलेट एंड लिफलेट कहने का मतलब जैसे कि लिफलेट होता है सिंगल सीट का पेज, ठीक है, और पम्पलेट होता है मोर देन वन सीट का पेजेस वगैरह होगा, जिसके जरिए लोगों में बांटा जाता है। इसके जरिए लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट करने का एक कोशिश जो किया जाता है। तो इस तरह का डिफरेंट मीडिया के जरिए भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया गया। ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर इसीलिए बिलीव करते हैं कि इस तरह का जो अवेयरनेस जो है, जो डिफरेंट लोगों द्वारा, रिफॉर्मर्स द्वारा चलाया गया, और वेस्टर्न एजुकेशन ने भी जो शिक्षा दिए लोगों को, इसके जरिए भी सोसाइटी में जो है, सोसाइटी के एविल्स जो है, सोसाइटी का जितना भी खराबी वगैरह जो है, वो धीरे धीरे करके इराडिकेट होते हुए चले गए, या तो इराडिकेट होते हुए चले जाएंगे, ऐसा उन लोगों का भी कहना था। ओके, अब यहाँ पर टॉपिक है वीमेन रिफॉर्म्स। ओके, वीमेंस रिफॉर्म्स। तो वीमेंस रिफॉर्म्स में तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है सती प्रैक्टिस एंड वीमेन अगेंस्ट, सती प्रैक्टिस एंड मूवमेंट अगेंस्ट इट, सती प्रैक्टिस। ओके, तो पास्ट का सोसाइटी में जो सती का प्रैक्टिस जो था, सती का जो प्रथा जो था, ये बहुत ही हीनियस एविल माना जाता था। बहुत ही बड़ा अपराध उस समय का अगर था तो वो था आपका सती सिस्टम। ठीक है, सती सिस्टम में क्या होता था, तो सती सिस्टम में यही होता था कि वो महिला जिनका हस्बैंड गुजर जाते थे, उनको अपना हस्बैंड का जलते हुए जो चिता जो है, उस पर जल करके अपना जान देना होता था। जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देना होता था। और ऐसे महिलाओं को सोसाइटी का जो ऑर्थोडॉक्स लोग है, सोसाइटी का जो पुराना विचारधारा का जो लोग है, ये लोग ऐसे महिलाओं को यही कहते थे कि ऐसे महिला जो सती होकर के चले जाते थे, तो इन लोगों का कहना था, ऑर्थोडॉक्स लोगों का कहना था कि सती के कारण उनका जो हस्बैंड का जो आपका आत्मा जो होते हैं, ठीक है, उसको मुक्ति मिलता है। ठीक है, स्पिरिचुअल सैल्वेशन मिलता है। दैट मीन्स डेड बॉडी का जो आत्मा जो है, उनको आत्मा को मुक्ति मिलता है, ऐसा उन लोगों का कहना था, ऐसा बिलीफ था। और इस तरह से सती होने वाले महिला जो होता है, इनका आत्मा को भी प्योर आत्मा है, ठीक है, पवित्र आत्मा का रूप में इस तरह से मानते थे।
तो पवित्र आत्मा के रूप में इस तरह से मानते थे। तो जो भी हो, तो बाद में आकर के आपका जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जो है, ये एक सोशल रिफॉर्मर है। इन्होंने ब्राह्म समाज का सेटअप करते 1828 में। तो ब्राह्म समाज का सेटअप करने का मतलब ही था कि सोसाइटी में रिफॉर्म लाना, जितना भी एविल प्रैक्टिसेस है इंडियन सोसाइटी में, हिंदू कल्चर में, उस पर सुधार लाना, चेंजेस लाना। इसीलिए तो ब्राह्म समाज का सेटअप हुआ था 1828 में। ठीक है, और ये जानते थे, संस्कृत का भी जानकार थे, पर्शियन का भी जानकार थे, बहुत सारा लैंग्वेज का ये जानकार थे, एक लिंग्विस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। और इनका कहना था कि सती सिस्टम जो है ये एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमैनिटी का व्यू से तो कतई भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर किसी को भी सती का नाम में जिंदा जलाया जाता है तो इसको हम लोग किस तरह का ह्यूमैनिटी होंगे हमारा पास, किस तरह का दिल होंगे हमारा पास कि उसको स्वीकार करेंगे। तो ये कतई नहीं मानते थे इसको कि ये इनह्यूमन है, ये कहते थे ये जो है ह्यूमन बीइंग का नेचर नहीं है, तो पशु का चरित्र है, इनका कहना था। और उसी तरह से इनका कहना था कि ये जो है किसी भी टेक्स्ट में लिखा नहीं है सती का बारे में। सती एक प्रैक्टिस है, ठीक है, लोगों ने बनाया हुआ है। किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में सती सिस्टम का बारे में जनरली ऐसा लिखा नहीं है कि महिलाओं को इस कदर अपना हस्बैंड का जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देना है। ये किसी बुक में, रिलीजियस टेक्स्ट में इस तरह से लिखा नहीं, ये तो लोगों ने बनाया हुआ नियम है। ठीक है, इनका कहना था राजा राम मोहन रॉय का। और बाद में आकर के इंडिया में जो आते हैं सर विलियम बेंटिंग्स जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे, तो इनको भी राजा राम मोहन रॉय ने रिक्वेस्ट किए, सपोर्ट किए। और बाद में जाकर के ये गवर्नमेंट जो है एक पास करते हैं एक एक्ट को, और 1929 में, और 1929 में एक्ट पास करने के बाद सती जो है इलीगल डिक्लेयर होता है। दैट मीन्स 1929 के बाद सती सिस्टम इलीगल हुआ। अब सती सिस्टम में किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको सती होना है। ठीक है, इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते। किंतु लोगों का ऐसा कमी कहाँ है, 2-3 साल ही हुआ है शायद, राजस्थान का एक न्यूज़ में हम पढ़े थे कि वहाँ पर एक महिला को जो जबरदस्ती इस तरह से जलते हुए उनका हस्बैंड का जो चिता है उन पर जला करके मार दिया गया, उनको फोर्सफुली सती होने से मजबूर कर दिया गया। ठीक है, तो जो भी हो, सती सिस्टम के लिए तो हम यहाँ पर यही कहेंगे, तू काल भी मेरे दिल में थी और आज भी मेरे दिल में है। तू काल भी मेरे दिल में थी, तू आज भी मेरे दिल में है। बस काल तक फेवरेट लिस्ट में थी, बस काल तक तुम मेरा फेवरेट लिस्ट में थी और आज ब्लॉक लिस्ट में है। दैट मीन्स सती प्रेजेंट में ऐसा हो गया है। ठीक है, तो सती सिस्टम इस तरह से यहाँ पर खत्म होते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमको पता नहीं है, जो भी हो कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। गुड इवनिंग मेरे देश के भविष्य, कैसे है आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर का एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, मस्त रहो। सो हम लोग कल पढ़ रहे थे सती सिस्टम का बारे में, हम लोगों ने पढ़े। दैट मीन्स 1829 में सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद सती तो नहीं होना है वुमेन को, किंतु उन लोगों का लाइफ में ऐसे नहीं है कि कोई परेशानी नहीं था, बहुत सारे परेशानी थे। सो उसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज विडो एंड रीमैरिज। ठीक है, तो विडो एंड रीमैरिज में फर्स्ट ऑफ ऑल विडोहुड वॉज कॉमन। दैट मीन्स विडो तो होना ही था उस समय, जो है विडो तो होना ही था, क्योंकि शादी जो होता था छोटे बच्चा में ही होता था। बहुत सारे केसेस में ऐसा था कि जो दूध पीने वाले बच्चा था उनका भी शादी कराया दिया जाता था। तो उनको पता भी नहीं है शादी क्या है, उस एज में उन लोगों का शादी करा दिया जाता था। और हस्बैंड का एज तो क्या है उसका तक कोई आता पता नहीं है, हो सकता है बुड्ढों का साथ भी शादी करना पड़े। दैट मीन्स यहाँ पर जितना भी गर्ल्स लोग जो थे, जितना भी महिला जो थे जिनका शादी होता था, उनको विडो तो होना था, विधवा तो होना था। सती तो नहीं जाना है, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर हो चुका है ना, किंतु
विधवा तो होना है। तो ये तो कॉमन था। तो बाकी का क्या चीज क्या बात करें। गांधी जी भी थे आपका उम्र में तो बच्चे का बाप थे। गांधी जी थे ना, आप लोग का मेरे बच्चे का बाप थे ही ना। सो और दूसरों का क्या बात करें। तो चलिए, तो अर्ली एज में ही बच्चों का शादी करा दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पर गर्ल्स को विडो होना ये तो तय था ही, विडो तो होना ही था उसको। ओके। और जो भी विडो होते थे उसको सोसाइटी में फिर कर्स माना जाता था, श्राप माना जाता था। ठीक है। इसी तरह से दे डिडंट हैव राइट ऑन चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड प्रॉपर्टी। और जो विडो होते थे उनको अपना हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है और इसी तरह से अपना जो बच्चा जो है उस पर इनका कोई अधिकार नहीं रहता था। अगर वो दूसरों से शादी करते तो हाँ, वो शादी कर सकती थी किसका साथ, उन्हीं का हस्बैंड का ब्रदर का साथ वो शादी कर सकते थे। वारे दुनिया क्या नियम बनाए हैं वो लोगों ने। ठीक है ना। दैट मीन्स उन्हीं का हस्बैंड का ब्रदर से शादी करेंगे तो ठीक है, और दूसरों से शादी करेंगे तो उनका हस्बैंड का प्रॉपर्टी भी गया, उनका बच्चों पर अधिकार भी चला गया। इस तरह से जो खाने का, दैट मीन्स ईटिंग के लिए भी बहुत सारा उन लोगों के लिए प्रोहिबिट था। दैट मीन्स बहुत सारा चीज़ों पर, जैसे कि मछली मीट खाना ये लोगों के लिए मना था, ये लोग नहीं खा सकते थे। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये नहीं खा सकते थे। शादी वगैरह में नहीं जा सकते थे, रिलीजियस प्लेस में नहीं जा सकते थे। इतना सारा इन लोगों को कठिनाइयाँ झेलना पड़ता था। तो लहसुन वगैरह और मीट का बात करेंगे तो बहुत सारे हिंदूज लोग भी अभी भी नहीं खाते, पंडित लोग भी आपका नहीं खाते हैं लहसुन वगैरह। ठीक है। तो लहसुन या तो मीट ये जनरली एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो है आपका लहसुन या तो मीट वगैरह जो है शरीर में ऐसा माना जाता है कि इसका खाने से आप में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाता है। दैट मीन्स आप में हो सकता है गुस्सा भी आए, हो सकता है आपका लव का फीलिंग आए। ठीक है। हो सकता है आप में सेक्सुअल डिजायर आए। तो ये सारा चीज नहीं होने चाहिए एक विडो में, एक विधवा में। तो इसीलिए इन लोगों को ये सारा चीजों से दूर रखा जाता था, ये सारा चीज खाने नहीं दिया जाता था। ओके। तो अब ये सारा चीज हुआ तो यहाँ पर इंडिया में सोशल रिफॉर्मर भी तो आना ही था, है ना। सोशल रिफॉर्मर आना ही था। तो सोशल रिफॉर्मर्स में यहाँ पर आते राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जस्टिस राणादे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन लोगों ने ये विडो जो है, विधवा जो है, इन लोगों का फेवर में काम किए, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने का काम किए, चेंजेस लाने का काम किए, इन लोगों का जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने का काम किए। ठीक है। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू शास्त्र का अध्ययन किए, बहुत डेप्थ में हिंदू शास्त्र का अध्ययन किए और उसके बाद इन्होंने प्रूव करके लोगों को दिखा दिए कि शास्त्र में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि विडो जो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकते। ऐसा तो शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। तो लोग अपने से नियम बना करके बैठे हुए है ना। तो इन्होंने कहा दिए लोगों को कि शास्त्र में कहीं पर भी लिखे है ही नहीं कि विडो जो है रीमैरिज नहीं कर सकते। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम वकालत किए। दैट मीन्स इन्होंने फर्स्ट टाइम विडो लोगों के लिए, विडो लोगों का फेवर में कि विडो लोग शादी कर सकते, फिर से दोबारा शादी कर सकते, इस पर जोर देते हुए इन्होंने सोसाइटी को बताने का काम किया कि विडो लोग जो है फिर से शादी कर सकते हैं। और इन्होंने आर्य समाज का भी सेटअप करते हैं। ठीक है। आर्य समाज का भी सेटअप करते हैं और ये आर्य समाज जो है विडो लोगों का रीमैरिज कराने में भी बहुत सारा इसका कंट्रीब्यूशन है आर्य समाज का। ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ पर क्या है कि हाँ, कंदुकुरी वीरशलिंगम, कंदुकुरी वीरशलिंगम ये आंध्र प्रदेश से थे। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है। ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन सेटअप किए। इन्होंने भी विडो रीमैरिज एसोसिएशन सेटअप किए और आंध्र प्रदेश में इन्होंने आंध्र प्रदेश का हर जगह लोगों को भेजे कि वहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा यंग मैन है जो विडो से शादी करना चाहते। दैट मीन्स आंध्र प्रदेश का हर जगह इन्होंने लोगों को भेजे, ऐसा लोगों का वहाँ पर पहचान करना, ऐसा यंग लोगों का पहचान करना जो लोग विडो से शादी करने के लिए राजी हो। तो अगर आप लोग उस समय होते, आप यंग होते, तो क्या आप ऑफर को एक्सेप्ट करते कि नहीं?
शायद हम होते तो करते ना, सोसाइटी में रिफॉर्म आता ना, तो जो भी हो। ओके, उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में विष्णु शास्त्री जो है, इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन्होंने वहाँ पर 1866 में सेटअप किए थे, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारा विडो का जो विडो हाउसेस वगैरह का भी सेटअप हुआ, और फाइनली जा कर के विडो रीमैरिज एक्ट पास होते हैं 1856 में। और विडो रीमैरिज एक्ट ऐसे ही पास नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स का कंट्रीब्यूशन है, वो लोगों ने ब्रिटिश को रिक्वेस्ट किए, और लास्ट में जाकर के लॉर्ड कैनिंग जो है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है, इन्होंने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास करते हैं, ठीक है। अब विडो जो है शादी कर सकते हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं, दोबारा शादी करना चाहते हैं, तो विडो भी शादी कर सकते हैं। ये अब 1856 के बाद, किंतु ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में विडो लोगों को इजीली शादी करने के लिए अलाउ करते थे। कोई भी विडो अगर शादी करते थे तो सोसाइटी में उनको दूसरे नज़रिए से दिखाई जाता था, ठीक है। और ये सिस्टम तो अभी भी है ही। और इससे पहले का अगर बात करूँ तो विडो लोगों का और भी नियम था कि विडो जो होता था, विडो रीमैरिज से पहले, कि विडो लोगों को अपना हेड शेप करना है, ठीक है। हस्बैंड गुजर जाते थे तो हेड शेप करना है, वाइट कपड़ा पहन करके रहना है पूरा जिंदगी भर। ये बहुत सारा कठिनाइयाँ था, अभी भी करने वाले लोग करते हैं, तो करने वाले लोग तो करते हैं, तो उनके लिए हम लोग का कहना कुछ है ही नहीं। जो भी हो, तो आज तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो लास्ट है इस साल का, तो कल के लिए प्रिपरेशन करना होगा, कल के लिए एंजॉय करना होगा। तो कल के लिए आप लोग भी तैयारी कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी न्यू ईयर सबको, बाय बाय। गुड इवनिंग सभी बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे वीमेन एडुकेशन, ठीक है। सो वीमेन एडुकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरी लुइस डेरोजियो, ये एक एंग्लो इंडियन थे ये एक पोएट भी, और साथ साथ ये हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता का। हेडमास्टर तो नहीं, असिस्टेंट हेडमास्टर थे, ठीक है। सो इन्होंने ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में इम्पार्ट करना जरूरी है, ये आवश्यकता इन्होंने समझे, और इस पर इन्होंने अपना मुहिम चलाए कि इंडिया में जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इम्पार्ट करना चाहिए। और बाद में जाकर के इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट किए, किंतु बात ये था कि ये एक रेडिकल थे, ठीक है। ये एक रेडिकल थे, और इन्होंने इंडिया का जितना भी सुपरस्टिशंस वगैरह जो है, और इसी तरह से आपका जितना भी सोशल इविल्स वगैरह जो है सोसाइटी में, इसका अगेंस्ट में इन्होंने इतना ज़्यादा बोले कि लोग इनसे नाराज हो गए। तो बाद में जाकर के ऑर्थोडॉक्स का कमी तो था नहीं इंडिया में, तो इनको जिस कॉलेज का ये असिस्टेंट हेडमास्टर थे, वहाँ से भी इनको निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो भी हो, इन्होंने अपना एडुकेशन के लिए आगे, जो इंडिया में वेस्टर्न एडुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम तो करते ही रहे, किंतु इंडियन ऑर्थोडॉक्स ने इनको जवाब दे दिए और इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया। किंतु हम इनका कंट्रीब्यूशन को भूलेंगे कैसे। जो भी हो, इंडियन ऑर्थोडॉक्स ने इनको यही जवाब दे दिया, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मेरा बाल भी तेरे औकात से लंबे हैं। दैट मीन्स कहते हैं ना लड़की लोग, इसी तरह से इनको भी इसी तरह का जवाब दे दिया इंडियन ऑर्थोडॉक्स ने कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मेरे बाल भी तेरे औकात से लंबे हैं, ठीक है। सो उसके बाद 1820 में अगर देखेंगे इंडिया में, 1820 में बहुत सारा मशीनरीज वगैरह ने स्कूल्स वगैरह सेटअप किए इंडिया में, किंतु जितना भी मशीनरीज वगैरह में मशीनरीज लोगों ने इंडिया में स्कूल्स वगैरह सेटअप किए, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। रीज़न यही था कि इंडियंस लोगों को लगा कि ये लोग तो क्रिश्चियन रिलीजन प्रचार करने के लिए आए हैं, क्रिश्चियनिटी प्रचार कर रहे, अरे क्रिश्चियन धर्म प्रचार करने के लिए आए ये लोग, तो इंडियन लोगों ने इन लोगों को इस तरह से इनकार कर दिए, तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं बन पाया। ये क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा सेटअप किया गया स्कूल्स वगैरह में। और हम लोग अगर देखेंगे पारसी लोगों को, तो इंडिया में पारसी लोग जो है बहुत कम है। जनरली ये पारसी लोग तो माइग्रेट करके प्रेजेंट का जो
ईरान जो है, ठीक है, वहाँ से इंडिया में आए थे। और आपका टाटा जो है, टाटा आयरन स्टील का जो मालिक जो है, ये भी एक पारसी है। इंडिया में पारसी लोग जो है संख्या में बहुत कम है, किंतु ये लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट है। और ये लोगों ने समझ चुके थे कि वेस्टर्न एडुकेशन में बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि साइंस है, लॉजिक है, इसको जानना इंडियंस लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये लोगों ने अपना सोसाइटी में जो है ज़्यादातर महिला लोगों को वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करने के लोगों ने कोशिश की। और फर्स्ट यही लोग थे कि महिला लोगों को वेस्टर्न एडुकेशन प्रोवाइड करने वाले लोग इंडिया में पारसी लोग ही थे, ठीक है। और मुस्लिम का अगर बात करेंगे तो सैयद अहमद खान जो है, इनका द्वारा ही आपका सेटअप किया था, इस्टेब्लिश किए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और पर्दा सिस्टम का बारे में भी इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, जो मुस्लिम कम्युनिटी में है पर्दा सिस्टम, है ना। और इसी तरह से बेथुन स्कूल जो है, ये बाद में जाकर के लेटर बेथुन स्कूल, पहले तो बेथुन स्कूल सेटअप हुआ ये कलकत्ता में, ठीक है। और बाद में जाकर के फिर इसको अपग्रेड करके कॉलेज का स्टेटस मिला। और माना जाता है कि ये एशिया का ही फर्स्ट वीमेन कॉलेज है, ठीक है। ये एशिया का फर्स्ट वीमेन कॉलेज था। और इसका सेटअप किए थे JED बेथ्यून ने। इसका फुल फॉर्म है जॉन इलियट ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर मतलब पानी पीना नहीं, इनका टाइटल है ड्रिंक वाटर, ठीक है। इन्होंने ये सेटअप किए थे स्कूल, अर्थात आप बेथुन स्कूल बोलो या तो बेथुन कॉलेज बोलो, ये वीमेन कॉलेज था, ठीक है। एशिया का फर्स्ट वीमेन कॉलेज माना जाता है। और बाद में जाकर के इनका डेथ के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने भी वीमेन को एडुकेट करने के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने भी भरपूर कोशिश किए। और इन्होंने 35 स्कूल्स सेटअप किए बंगाल में, वो भी अपना ही पैसा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में 35 स्कूल सेटअप किए, वो भी अपने पैसा से सेटअप किए थे। और महाराष्ट्र में देखेंगे सावित्रीबाई फुले, ठीक है, ये फर्स्ट वीमेन टीचर थे। और इनका हस्बैंड और ये मिलकर के, इनका हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, वो एक दलित रिफॉर्मर थे तो छोटा जात से, किंतु इन्होंने भी एडुकेशन का महत्व को समझे। उस समय तो जो दलित लोग था उनका वर्चस्व इंडियन सोसाइटी में था नहीं, फिर भी इन्होंने भी भरपूर कोशिश किए। और पुणे जो है वहाँ पर ये लोगों ने 5 स्कूल्स भी खोलने का काम किए, ठीक है। और उसके बाद हायर एजुकेशन का बात करेंगे, 1880 में यही बेथुन कॉलेज जो है वहीं से ग्रेजुएट किए हुए थे कदम्बानी बासु, ठीक है। कदम्बानी बासु वहीं से ग्रेजुएट किए थे। और ये इंडिया का फर्स्ट फीमेल फिजिशियन बने, ये इंडिया का फर्स्ट फीमेल फिजिशियन बने। दैट मीन्स यहाँ पर बात यही है कि धरती तो चूहे खोदते हैं, धरती तो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। धरती तो चूहे खोदते, हमें तो आसमान फाड़ना है। ले खड़ा तेरा बाप तेरा सामने, उखाड़ ले तुझे क्या उखाड़ना है। तो कितना भी कोशिश करेंगे इंडिया का ऑर्थोडॉक्स, कितना भी कोशिश करेंगे, ये वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में बढ़ना ही था। और वीमेन एजुकेशन को भी हम लोग रोक नहीं सकते थे। वीमेन लोगों को जितना भी सप्रेस करके रखने की कोशिश करे इंडियन ऑर्थोडॉक्स, किंतु इन लोगों को भी आगे बढ़ना था, पढ़ना था। इस तरह से करके हम अगर देखेंगे चंद्रमुखी बासु जो है, चंद्रमुखी बासु भी फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से, ठीक है। और इसी तरह से इंडिया में वीमेन एजुकेशन में ब्राह्मण समाज का, आर्य समाज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर है जिनका यहाँ पर मेंशन करना, जिनका बारे में बोलना शायद ही यहाँ पर आपका हम लोग बोल करके ख़त्म कर सकते। इतना ज़्यादा रिफॉर्मर्स वगैरह थे जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन के कारण ही इंडिया में जो है वीमेन लोगों का अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही तक फुल स्टॉप डालते, कल हम लोग पढ़ेंगे बाकी पार्ट, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलो आज हम छोटा सा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे डेली, छोटा छोटा टॉपिक पर। सो आज का टॉपिक है वीमेन ऑथर्स, ठीक है। दैट मीन्स अब वीमेन लोग इंडिया में ऑथर भी बनने लगे थे, दैट मीन्स लिखने भी लगी थी वो लोग। सो उनमें से फर्स्ट थे वसुंधरी देवी। तो
इन्होंने ये तो एक फर्स्ट तो थे कि होम मेकर, दैट मीन्स घर में ही घर का काम करने वाली एक महिला थी, ठीक है। बाहर काम नहीं करती थी, घर में ही काम करने वाली एक महिला थी। और उस समय महिला जो है घर का ही ना काम करते थे, बाहर तो जॉब करने के लिए तो कोई अलाउ नहीं था। और इन्होंने एक बुक लिखी, वो बुक है आपका अमर जीवन, ठीक है, अमर जीवन। ये एक ऑटोबायोग्राफी था। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जैसे कि अगर मेरे बारे में अगर कोई मेरा जीवन का बारे में लिखते हैं तो वो होता है बायोग्राफी। अगर मैं अपना ही बारे में, अपना लाइफ का बारे में, अपने जीवन का बारे में लिखता हूँ तो इसको कहते ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ रसुंदरी देवी जो है इन्होंने भी अपना ही बारे में लिखी, अपना जीवन का बारे में लिखी एक बुक, दैट मीन्स ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है। और वो था बंगाली में, ठीक है। और उस बुक में इन्होंने जनरली उनका जो लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा उन्होंने, उसका बारे में उन्होंने लिखे। क्योंकि उस समय पढ़ना जो था जनरली गर्ल्स का एडुकेशन जो है वो उसके प्रति लोगों का नज़रिया जो था वो अच्छा नहीं था। पढ़ती अगर कोई लड़की पढ़ती भी थी तो सोसाइटी उसको बुरी तरह से देखते थे, कहते थे कि ये खराब लड़की है। तो फिर भी तो पढ़ी उसने, ठीक है, फिर भी तो उसने पढ़ी है, तब तो बुक लिखी है। तो आजकल तो ज़माना बदल गई है, आजकल तो लड़की लोग पढ़ी लिखी भी बहुत है, साथ साथ अभी तो बहुत प्रोग्रेस कर लिए है। तो उस प्रोग्रेस में एक छोटा सा शायरी कह दो, ठीक है, शायरी भी सुनना मजा आता है ना। सुनो, हाँ। कुछ तो था उसके होठों पे, कुछ तो था उसके होठों पे, न जाने क्यों, कुछ तो था उसके होठों पे, न जाने क्यों शर्माती थी, न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन हंसी तो पता चला, एक दिन हंसी तो पता चला, कमीनी तंबाकू खाती थी, कमीनी तंबाकू खाती थी। तो अभी का लड़की लोग तो इसी तरह से पूरी तरह से बदल गए हैं। तो अभी का लड़की लोग का बात ही भी अलग है। तो चलो आप चलते हैं दूसरा वाली आपका ताराबाई शिंदे, ठीक है। दूसरा वीमेन ऑथर थे ताराबाई शिंदे। ये भी वीमेन एडुकेटेड एट होम, ये भी घर में ही पढ़ी लिखी थी, ठीक है, घर में ही पढ़ी थी। स्कूल उस समय स्कूल जाने का सवाल तो वो बहुत दूर का बात थे। उस समय लड़की लोगों को स्कूल कहाँ भेजा जाता था। तो ये भी घर में ही पढ़ी थी, ठीक है, जो भी पढ़ी थी घर में ही पढ़ी थी। और इन्होंने एक बुक लिखी, वो है स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, दैट मीन्स कंपैरिजन। तो यहाँ पर इन्होंने उस बुक में सोशल डिफरेंस का बारे में लिखे, दैट मीन्स सोसाइटी जो है, सोसाइटी में मेल और फीमेल में जो डिफरेंसेस जो है, सोसाइटी जिस तरीके से, जिस नज़रिया से फीमेल को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, फीमेल को जिस तरह से सप्रेस करके रखते, उसका अगेंस्ट में इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। ओके, और उसके बाद बेगम रुकाया शेखावत हुसैन, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है, बुक का नाम है सुल्तानास ड्रीम, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने जनरली कंडेम किया है, ठीक है, कंडेम किया है, आरोप लगाया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन वुमेन बाय सोसाइटी। उस समय का सोसाइटी ने वीमेन पर जिस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे उसको इन्होंने कंडेम करते हुए इन्होंने वो बुक लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट किए थे मुस्लिम गर्ल्स के लिए, भागलपुर जो बिहार में है। तो भागलपुर में इन्होंने, बिहार का भागलपुर में मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल भी सेटअप किए थे बेगम रुकाया शेखावत हुसैन ने, ठीक है। ओके, एक शायरी बता दूं, ठीक है। आंखों पे काजल होठों पे लाली, आंखों पे काजल होठों पे लाली, दिल तोड़ कर चली गई, दिल तोड़ कर चली गई चुड़ैल साली, दिल तोड़ कर चली गई चुड़ैल साली। ओके, चलो ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए है। चलो अब नेक्स्ट है आपका पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ये जो थी फर्स्ट वीमेन टू रीड द वेदास, दैट मीन्स उस समय वेदास का पढ़ना। अभी भी अगर बात करेंगे, जितना भी हिंदू हमारे भाई बहन है, तो हिंदूज जितना भी भाई बहन है, उन लोगों ने कितना, हिंदूज ने अपना जो रिलीजियस
बुक जो है वेदास को देखे होंगे। वेद हम लोग कितना ने पढ़े होंगे, देखे कितना ने होंगे, पढ़ने का तो बात ही अलग है। क्रिश्चियन जितना भी सबका हाथ में बाइबल होगा, सबका घर में बाइबल होगा, ठीक है। मुस्लिम जितना भी होगा उनका घर में कुरान होंगे, किंतु कितना हिंदुओं का पास है वेदास? नहीं है ना, देखे तक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने हमारा जो वेदास को इस कदर ये लोगों ने लोगों से अलग करने का काम किया कि जनरल पीपल, कॉमन पीपल उसको देखने तक का हम लोग को नसीब न मिला है लोगों को, ठीक है ना। और ऐसा क्यों किया? इसीलिए किया ताकि अगर लोग सब कोई अगर वेदास को पढ़ेंगे तो समझेंगे तो सबको ज्ञान होगा, तो उसको इस कदर रखा गया कि वो सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे, ब्राह्मण लोग ही देख सकते थे वेदास का बारे में, ठीक है। तो ये महिला तो और अलग ही बात है, महिला लोग टच करते अगर वेदास को तो उसको तो समाज में इसी तरह से अछूत माना जाता था फिर उस समय तो, ठीक है, इम्प्योर माने जाते थे। तो महिला लोग का वेदास पढ़ने का सवाल ही कहाँ उठते थे उस समय। फिर भी यहाँ पंडिता रामाबाई ने वेदास पढ़ने वाले फर्स्ट महिला थी ये, ठीक है। और इन्होंने जितना भी ऑर्थोडॉक्स पीपल उसको चैलेंज किए, वेदास पढ़ने के बाद इनको नॉलेज आया ना, ज्ञान आया ना, और इसी तरह से इन्होंने बुक लिखी है हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ठीक है। बुक का नाम है हाई कास्ट हिंदू वीमेन एंड सी ऑल्सो फाउंडेड विडोज होम इन पुणे। पुणे जो है यहाँ पर इन्होंने विडो के लिए एक आपका विडोज होम भी स्टार्ट किए। दैट मीन्स इस कदर आपका बहुत सारे जो वीमेन जो है इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन जो है हमारा सोसाइटी में, ठीक है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने भी जो बुक लिखे और भी बहुत सारे वीमेन है। तो आप लोग के लिए जनरली ये 3-4 वीमेन जो है इतना ही का बारे में अभी पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए तो इनका बारे में बहुत सारा चीज़ है, किंतु जरूरत अभी नहीं है, अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ठंडी में मस्ती कीजिए, सो जाइए रजाई में, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग यू ऑल। सो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। सो सोशल रिफॉर्मर्स में ऐसे बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर्स आए, दैट मीन्स सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, सोसाइटी में गुड चेंजेस लाने के लिए बहुत सारा रिफॉर्मर्स आए इंडिया में। और इन्हीं लोगों का कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया का जो सोसाइटी में जो है एक अच्छा चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है प्रेजेंट डे में, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्मर्स में ऐसा बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स है, तो जिन लोगों का सारा का नाम लेना शायद यहाँ पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में ही यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो इससे पहले यहाँ पर एक बच्चे ने लिखी थी एक अच्छा सा शायरी, ठीक है। वो है कि जनरली वीमेन को लेकर के है, तो अपमान न करना नारियों का, अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं के गोद में पलता है। तो सही बात है ना। तो नारियों का सम्मान करना चाहिए। तो सोसाइटी में जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वीमेन के अगेंस्ट में, इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, उसका अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान देना चाहिए। तो ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स लोग यही लोग थे जिन लोगों ने ऐसा इनजस्टिस जो है जितना भी आपका डिस्क्रिमिनेशन जो सबका अगेंस्ट में लड़े है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिराव गोविंद राव फुले, ठीक है, ये महाराष्ट्र से थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। और ये जनरली थे तो एक माली, दैट मीन्स फ्लावर सेलर, ठीक है, माली थे। दैट मीन्स जनरली उस समय का ये एक लोअर कास्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो माली थे। और ये व्यक्ति जो है ज्योतिराव गोविंद राव फुले जो है, इन्होंने आपका बहुत सारे लोगों का शादी भी करवाया। और वो शादी कुछ अनोखा शादी था। दैट मीन्स जनरली शादी करवाते हैं तो हमको पंडित का जरूरत पड़ता है, पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, ठीक है ना। बिना ब्राह्मण का शादी कहाँ होता है। तो नियम तो ऐसा बना दिया है क्योंकि ब्राह्मण को तो पैसा कमाना है ना, उसका तो पैसा है ना वो तो। सो अब यहाँ पर इन्होंने जो शादी करवाए बहुत सारे लोगों का शादी कराए, तो उसमें उन्होंने प्रीस्ट का कोई हेल्प
हेल्प नहीं लिए। दैट मीन्स बिना कोई पृष्ठ का बनाया हुआ जितना, दैट मीन्स ब्राह्मण ने बनाया हुआ रूल्स वगैरह जो नियम्स वगैरह है उसको तोड़ते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से शादी करवाया। दैट मीन्स ब्राह्मण का जो डोमिनेशन है सोसाइटी में इसको ये हटाना चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक भी लिखे, बुक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। और ये बुक ये डेडिकेट करते हैं अमेरिकन मूवमेंट में। और आपको पता होगा अमेरिका में अब्राहम लिंकन का आने से पहले वहाँ पर जो स्लेवरी सिस्टम जो था, ठीक है, स्लेवरी सिस्टम दैट मीन्स दास प्रथा वहाँ पर था। लोगों का बिक्री होता था, खरीदारी होता था। जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदते उसी तरह से लोगों का खरीदारी होता था, बिक्री होता था। यहाँ पर लोगों का स्लैब बना करके रखा जाता था, बेचा जाता था। ठीक है, और जनरली इसमें ब्लैक पीपल का टारगेट करते थे। बाद में जाकर के इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया और उनमें से प्रोमिनेंट जो है अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका का। ठीक है, तो ये जो अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम जो है उसका यहाँ पर कंपैरिजन किया है ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने। इंडिया में जो शूद्रस लोग जो थे इन लोगों का जीवन जो है अमेरिका में जो स्लेवरी सिस्टम में जो आपका स्लेव लोगों का जैसा जीवन था उसी तरह का इंडिया में जो शूद्रस लोग है इन लोगों का भी जीवन है बोल करके। दैट मीन्स इंडिया का जो शूद्रस लोग जो है अनटचेबल्स लोग जो है इन लोगों का जीवन का इन्होंने कंपैरिजन किए अमेरिका का स्लेव का साथ। ठीक है, इस पर तो एक गाना भी था बॉब मार्ली का, बफेलो सोल्जर इन द हार्ट ऑफ अमेरिका, स्टोलन फ्रॉम अफ्रीका, ब्रॉट टू अमेरिका। तो इस तरह का जो स्लेवरी सिस्टम वहाँ पर था। ठीक है, तो दैट मीन्स इन्होंने गुलामगिरी बुक के जरिए इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया कि इंडिया में जो शूद्रस जो है इन लोगों का जो हालात जो इन लोगों का कंडीशन जो है अमेरिका में जब स्लेवरी सिस्टम में स्लैब लोगों का जैसा हालात था वैसा ही इंडिया में शूद्रस लोगों का हालात है। ये इनका कहना था इस बुक के जरिए। ठीक है, और इन्होंने सत्य शोधक समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, सत्य शोधक समाज का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और सत्य शोधक समाज में जनरली आपका ये सत्य शोधक समाज जो था इसका एम था जितना भी ऑप्रेस्ड क्लास है सोसाइटी में जो आपका नीचे जात का लोग जो है, ठीक है, इन लोगों का लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, इन लोगों का बेटरमेंट के लिए काम करना। और इसी तरह से सत्य शोधक समाज ने तो ये भी काम की है कि जो विदाउट प्रीस्ट जो शादी करवाने का काम भी करवाया इन्होंने किए। ठीक है, और इसी तरह से ये ज्योतिराव फुले ये भी कहते थे कि ब्राह्मण लोग जो है ये यहाँ का ओरिजिनल पीपल नहीं है, ये लोग बाहर से आए हैं। इनका कहना था ब्राह्मण लोग आर्यन है, लोग इंडिया से बाहर से आए और इंडिया का जो ओरिजिनल लोग जो है वो तो लोअर कास्ट पीपल है। लोअर कास्ट पीपल यहाँ का ओरिजिनल पीपल है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, बट ब्राह्मण लोग बाहर से आए, इनका कहना था ये। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, हाँ, तो अब ये दोनों भी महाराष्ट्र से थे। जैसे कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले ये भी महाराष्ट्र से थे, इसी तरह से जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ये भी महाराष्ट्र से थे। ठीक है, रामकृष्ण भंडारकर ये भी महाराष्ट्र से थे। और 1867 में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर ये दोनों ने प्रार्थना समाज का स्टैब्लिशमेंट करते। और इस प्रार्थना समाज का जो मेन एम था कास्ट सिस्टम को एबोलिश करना। दैट मीन्स कास्ट सिस्टम जो है सोसाइटी में जो उस समय एग्जिस्टिंग था और अभी भी है बहुत जगह, इसको एबोलिश करना इनका मेन एम था। और 1887 में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में सेटअप करते हैं और इसका मेन पर्पज था सोशल रिफॉर्म लाना, सोसाइटी में एक अच्छा चेंजेस लाना। और ये पूरा महाराष्ट्र में नहीं पूरा इंडिया में एक अच्छा सा रिफॉर्म लाना, चेंजेस लाना इनका मेन मकसद था। ठीक है, ओके। उसके बाद है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। तो उससे पहले एक छोटा सा चुटकुला सुनेंगे। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा हो जाता है तो ओके चलो। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर तरफ पढ़ाई का साया है,
किताबों में सुख किसने पाया है, किताबों में सुख किसने पाए। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते कि नहीं, हो जाते हैं ना अक्सर। हाँ, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, लड़के तो जाते हैं ट्यूशन लड़कियां देखने, देखो। और सर कहते, देखो इतनी ठंडी में लड़का पढ़ने आया है। सर क्या कहते हैं, इतने ठंडी में लड़का पढ़ने आते हैं, जाता लड़का क्या करने के लिए ट्यूशन में। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हाँ, क्या था, गोपाल, गोपाल हरि देशमुख जो है, इनको लोक हितवादी नाम से भी इनको जाना जाता है, लोक हितवादी, ठीक है। और ये एक्चुअली जो टाइटल इनका पेन नेम है, पेन नेम मतलब जैसे कि ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो वीकली एक पेपर वहाँ पर पब्लिश होता था, ठीक है, वीकली मैगजीन्स वगैरह जो पब्लिश होता था, उसमें आर्टिकल लिखा करते थे। आर्टिकल जो लिखते थे ये अपना नाम नहीं लिखते थे, जैसे कि बहुत सारा राइटर लोग करते हैं ना कि अपना रियल नाम न लिख करके कुछ अलग सा टाइटल वगैरह ये लोग यूज़ करते। तो इनका ये पेन नेम था जिसको कहते हैं पेन नेम, ठीक है। तो लोग हितावादी टाइटल से अपना नाम ये नहीं लिखते थे, तो लोग हितावादी टाइटल लगा करके आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, सोशल रिफॉर्म पर आर्टिकल्स लिखते थे, और बाद में जा करके उसी नाम से इनका ये पॉपुलर बन गए, लोग हितवादी बोल करके। और ये जनरली प्रीस्टली क्लास जो है उसका बिल्कुल अगेंस्ट में थे, और है होना भी चाहिए। जितना भी इंडिया का हिंदुइज्म का अगर बात करेंगे, हिंदुइज्म को अगर बर्बाद करने का काम किया है तो ये प्रीस्ट ने किया है, ब्राह्मण्स लोगों ने किया है। ये लोगों ने अपना फ़ायदा के लिए, अपना पैसा को बचा के रखने के लिए, अपना इनकम को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नियम वगैरह बनाए हैं, तो प्रीस्ट क्लास नहीं बनाया, ठीक है। और अपना सुपीरियरिटी मेंटेन करने के लिए सारा चीज़ ब्राह्मण ने किया हुआ खेल है। हिंदू धर्म का अगर आज इतना इस तरह का अगर हालात जो हुआ है, ये टोटली रेस्पॉन्सिबल है ब्राह्मण्स लोग। ओके, उसके बाद स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण ये जनरली ये लोग बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और बाद में जाकर के ये रामकृष्ण परमहंस ये एक वहाँ का रिलीजियस लीडर थे, ठीक है, और माँ काली का परम भक्त भी थे, ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर थे। और इन्हीं का ये मेन शिष्य बने, डिसाइपल बने स्वामी विवेकानंद, और सन्यासी लिए इन्होंने। तो सन्यास लेने के बाद इन्होंने जो नरेंद्र नाथ दत्त से बन गए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस ये दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है सोशल रिफॉर्म में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये लोग जो है आपका गरीब लोगों को पढ़ाने से लेकर के विडोज लोगों का, और इसी तरह से आपका चाइल्ड मैरिज, ये सारा जितना भी सोशल इनजस्टिस है सारा पर ये लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किए। और स्वामी विवेकानंद तो जनरली हिंदू धर्म को बचाने के लिए भी इनको जाना जाता है। और शिकागो का स्पीच जो है आप लोग ने सुने भी होंगे, स्वामी विवेकानंद का स्पीच जो है हिंदू धर्म पर शिकागो में जो इन्होंने दिए है, वो कभी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। उसी से ये बहुत ही पॉपुलर बने थे, हिंदू धर्म क्या है इन्होंने वहाँ पर बता दिए थे। ओके, उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको पेरियर नाम से भी जाना जाता है, टाइटल से भी जाना जाता है, ये भी ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे, बिल्कुल ब्राह्मण के अगेंस्ट में थे ये, और होना भी चाहिए। और पेरियर इनको टाइटल भी दिया गया था। पेरियर का मतलब है तमिल में, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, तमिल में इसका मतलब होता है ग्रेट मैन, दैट मीन्स एक रिस्पेक्ट दे करके इनको पेरियर कहते थे, ठीक है। दैट मीन्स ग्रेट मैन होता है इसका तमिल में। और इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए है, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। ये इनका मेन एम था इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जितना भी कास्ट सिस्टम जो है, साउथ भी आपका कास्ट सिस्टम से दूर नहीं रहे, साउथ में भी कास्ट सिस्टम बहुत था ही, अभी भी है ही। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाए। और 1944 में इन्होंने एक पार्टी भी फॉर्म किए, द्राविडर काजागम पार्टी। दैट मीन्स बिना पॉलिटिकल पार्टी, जनरली अभी भी देखेंगे कि अगर आपका आवाज़ को अगर कोई सुन नहीं रहा है तो लास्ट में जाकर के आपका पास एक ऑप्शन बनता है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करना। पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। अगर लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो आप सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, अपना राइट के लिए लड़ सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करते हैं लास्ट में जाकर के। तो यही पार्टी है, प्रेजेंट में भी एग्जिस्टिंग है, डीएमके पार्टी बोल करके साउथ में है, ठीक है।
ओके। और उसके बाद है आपका कंदुक रिवीरसलिंगम, ये आंध्र प्रदेश से थे। इन्होंने ब्राह्म समाज का सेटअप किए और इसी तरह से विडोज लोगों के लिए इन्होंने विडो हाउस वगैरह बनाने का काम किए। और आंध्र प्रदेश में इनको मेन सोशल रिफॉर्म का मेन प्रोमिनेंट पर्सन माना जाता है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारा थे सोशल रिफॉर्मर। और भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम लेना, सारा का नाम लेना, सारा का डिटेल में पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए सॉरी जिनका नाम हम लोग ने नहीं ले पाए। ठीक है, तो लास्ट में एक चुटकुला बोलते हैं हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म। शायद चैप्टर ख़त्म हुआ है कि नहीं पता है हमको, शायद ख़त्म हुआ होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, हस्बैंड हमारा ऐसा हो, हस्बैंड हमारा ऐसा हो, पॉकेट में हरदम पैसा हो, पॉकेट में हरदम पैसा हो, जब सास से मेरी फाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो, तो वो कहे जानू तुम ही राइट हो, जानू तुम ही राइट हो। तो प्रेजेंट का महिला तो ऐसा है, सोशल रिफॉर्म का बात करते करते, और प्रेजेंट का अगर महिला का बात करेंगे तो ऐसा सिस्टम है। ठीक है, जो भी है, ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो आज हम लोग फिर से एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, जो कल छूट गया, मुझे पता नहीं था कि ये भी टॉपिक है, तो इसे मेरा पास बुक नहीं था, ठीक है। सो जो भी हो, ये छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ साथ आज हम लोग इस चैप्टर से विदा भी लेंगे, है ना। उसके बाद फिर कल होगा तो इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो हम लोग बात कर रहे थे सोशल रिफॉर्मर्स का बारे में, तो सोशल रिफॉर्मर्स का बारे में कल भी डिस्कस कर चुके हैं। आज भी कुछ और सोशल रिफॉर्मर्स जो है जिनका नाम हम लोग को लेना होगा, फिर तो नाराज हो जाएंगे। तो चलते हैं, उनमें से है श्री नारायण गुरु। ठीक है, श्री नारायण गुरु ये एक एजावा कास्ट, एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो केरल में इसका कंसंट्रेशन, इस कास्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट में भी। और ये श्री नारायण गुरु जो है, इन्होंने संस्कृत का लिटरेचर पढ़ना तभी शुरू कर दिए जब श्री ब्राह्मण लोगों का ही अनुमति था संस्कृत लिटरेचर्स वगैरह पढ़ने का। ठीक है, और 1903 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो था, जितना भी अनटचेबल्स लोग है, लोअर कास्ट का पीपल है, उन लोगों को उस समय टेम्पल में एंट्री का कोई परमिशन नहीं था, वो लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किया, इसका ऑब्जेक्ट यही था कि जो अनटचेबल्स लोग जो है, उन लोगों को भी टेम्पल में एंट्री का परमिशन मिले। ठीक है, और इन्होंने एक आश्रम भी सेटअप करते, अद्वैत आश्रम। ठीक है, और इस आश्रम सेटअप करने का जो मेन मकसद जो है, वेदास का जो नॉलेज जो है वो भी अप्रेस लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। क्योंकि वेदास का अगर बारे में बात करेंगे तो हिंदुइज्म में जनरली जो जितना भी वेदास है हम लोगों का, इसको पंडित लोगों ने अपना प्रॉपर्टी बनाए लिए है। ठीक है, और दूसरे लोगों को ना तो टच करने देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसको टच करेंगे तो पाप लग जाएगा, ठीक है, इम्प्योर हो जाएंगे। तो इस तरह का वो लोगों ने डर पैदा करके दूसरे लोगों को वेदास वगैरह टच करने से ही मना कर दिया, ताकि दूसरे लोगों को वेदास के बारे में ज्ञान न हो। अगर ज्ञान हो जाएगा तो फिर पंडित लोगों का पैसा तो चला जाएगा ना, फिर उसका प्रोफेशन में वहाँ पर धक्का लग जाएगा। इसीलिए लोग ने ये किए थे। तो ये जो सारा खेल यहाँ पर पंडित का ही है। हिंदुइज्म धर्म को अगर बिगाड़ने में अगर बड़ा सा खेल है तो पंडित लोगों का ही है, पुरोहित का ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वेदास का नॉलेज भी अप्रेस लोगों तक पहुँचाने के लिए भी ये इन्होंने आश्रम का सेटअप करते। उसके बाद आता है फिर और एक रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज का सेटअप करते हैं 1875 में। और ये दयानंद सरस्वती जी जो है बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे कि महिला लोग जो है, इन लोगों को भी वेदास का बारे में नॉलेज होना चाहिए, वेदास पढ़ने का, स्टडी करने का अनुमति इन लोगों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी उस समय ऐसा था कि वीमेन लोगों को वेदास पढ़ने का तो बात ही दूर का बात है, उन लोगों को वेदास टच करने तक का अनुमति नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका विचार ही अलग था। ये चाहते थे कि वीमेन्स लोगों को भी वेदास पढ़ने का अनुमति मिलना चाहिए।
ओके। और इन्होंने आर्य समाज जो सेटअप करते, इस आर्य समाज के जरिए बहुत सारे विडोज लोग जो है उन लोगों को रीमैरी भी करवाया गया है इनके जरिए, ठीक है, आर्य समाज के जरिए। और आर्य समाज जो है एक ऐसा संगठन है हिंदुइज्म में जो कि हिंदू का रियल फॉलोअर माना जाता है, और ये मूर्ति पूजा में जनरली विश्वास नहीं करते हैं। और इसी तरह से जो है कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज में जनरली जैसे कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, या घर में कोई मर जाते हैं तो उसका क्रिया करते हैं, शादी कराते हैं, हवन करते हैं, तो जनरली यहाँ कौन करते हैं? जो जात का पंडित है वो करते हैं। वो ज्ञान से पंडित हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं लोगों को, वो जात का पंडित होना चाहिए तभी करते हैं। किंतु आर्य समाज ये कहते हैं अगर आपका पास नॉलेज है तो आपको जात से मतलब नहीं, आप अनटचेबल्स हो, कुछ भी हो, आपका पास नॉलेज है, आप वेदास का नॉलेज है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये जितना भी हवन से लेकर के आपका जितना भी पूजा पाठ वगैरह जो है खुद ही कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका जात का पंडित होने का जरूरत नहीं है, ज्ञान से आपको पंडित होना है, ये आर्य समाज का कहना है। और ये जनरली मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते। अगर आप वेदास को वगैरह में वेदास को भी पढ़ोगे तो वेदास यही कहते हैं कि गॉड हैज नो नेम नो शेप। गॉड का कोई नेम नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि वो शिवजी है? अब कैसे पहचान लेते कि शिवजी ये शिवजी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका मूर्ति पूजा से लेकर के ये सारा चीज़ का विरोध में थे, और रियल हिंदुइज्म का अगर नॉलेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये आर्य समाज करता है हमारा सोसाइटी में, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जी ही फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ड यूज किया हरिजन, हरि का जन, दैट मीन्स पीपल ऑफ गॉड, इसका ट्रांसलेशन जो होता है इंग्लिश में। और ये हरिजन वर्ड जो है महात्मा गांधी जी ने जनरली अनटचेबल्स लोगों के लिए यूज किया। दैट मीन जितना भी अनटचेबल्स लोगों के, लोअर कास्ट का लोग के, इन लोगों को संबोधन करते थे महात्मा गांधी जी हरि का जन बोल करके। दैट मीन्स इन लोगों का जो डिग्निटी बढ़ाने के लिए इन्होंने ये वर्ड यूज किए। और इसी तरह से इन्होंने एक वीकली पेपर भी पब्लिश किए हैं जिसका नाम है हरिजन, ठीक है। हरिजन नाम से वीकली पेपर भी पब्लिश किए, और इसी तरह से ऑल इंडिया हरिजन संघ भी सेटअप किए। और गांधी जी खुद भी टॉयलेट को भी साफ करने का काम किया है। और टॉयलेट का साफ करने का काम गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि उस समय भंगी जो है ये एक आपका स्वीपर जो है, अभी भी सोसाइटी में देखोगे तो जनरली ब्राह्मण लोग तो टॉयलेट साफ करते नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, और टॉयलेट साफ कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ही यहाँ पर करते। तो इसी जो मेंटलिटी जो लोग है, लोगों का इस मेंटलिटी को दूर करने के लिए गांधी जी लोअर कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, फिर भी इन्होंने टॉयलेट साफ किए। क्यों किए? ताकि इन लोगों का जो टॉयलेट साफ करने लोग जो है, लोअर कास्ट का लोग जो काम कर रहे हैं, उसका वर्क को डिग्निफाई करने के लिए और लोगों में ये मैसेज देने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। लेबर वर्क जो है उसका हम लोगों को वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करे, काम से आदमी छोटा नहीं होता, ये कहना था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, महार कास्ट से बिलोंग करते थे, एक लोअर कास्ट है, ये अनटचेबल है, ठीक है। और इन्होंने बम्बई में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, और इसका मकसद था प्रोग्रेस ऑफ द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स लोग जो है उन लोगों में प्रोग्रेस लाना, ठीक है, अनटचेबल्स लोगों का अधिकार के लिए लड़ना। और इसी तरह से इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट करते 1927 में, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करने का इनका भी मकसद यही था कि जितना भी अनटचेबल्स लोग जो है उन लोगों को बहुत सारे मंदिर वगैरह में एंटर करने का अनुमति नहीं था। तो इसीलिए इस आपका मूवमेंट के जरिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के जरिए बहुत सारे अनटचेबल्स को आपका मंदिर वगैरह में एंट्री करवाया गया, और मंदिर से जो वहां पर कुएं वगैरह होंगे उससे पानी वगैरह निकालने का भी अनुमति इन लोगों को दिया गया। इस तरह से करके इन्होंने भी एक सोसाइटी में जो एक रिफॉर्म, बड़ा सा चेंज लाने की कोशिश किया गया, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह के बहुत सारा रिफॉर्म आया, ठीक है ना। तो एक छोटा सा शायरी बोल करके हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दैट मीन्स रिफॉर्म करने में, कोशिश करने में क्या जाता है। चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, चाहे महात्मा गांधी जी ने किया, चाहे सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किया,
देखिए जितना भी रिफॉर्मर आए हैं, चाहे उन लोगों का रिफॉर्म के कारण, उन लोगों का एक्टिविटी के कारण सोसाइटी में बड़ा सा चेंजेस आए या ना आए, कोशिश करने में क्या जाता है कि नहीं, मंजिल न मिल जाए तो भी तो एक अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। तो इसी तरह से तो सोसाइटी में चेंज आए, तो और भी बहुत सारा इस तरह का चेंजेस लाना है सोसाइटी में। आप लोग भी इस तरह से सोसाइटी का विल प्रैक्टिसेस का अगेंस्ट में लड़ते रहेंगे, ठीक है। और कल हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे क्या होगा देखना अभी बाकी है कि ना। ठीक है, थैंक यू बाबू सबको, बाय बाय, टेक केयर। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 हिस्ट्री का, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लॉर्ड विलियम बेंथिंग वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सती सिस्टम, ठीक है। सो स्त्री पुरुष तुलना वॉज रिटन बाय, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताराबाई शिंदे, ओके। और fill in the blanks, the book High Caste Hindu Women was written by Pandita Ramabai होगा। And number 2, Das started an organization called the Brahmo Samaj, तो राजा राम मोहन रॉय होगा। In 1887, National Social Conference was founded by Mahadev Govind Ranade and Ram Krishna Bhandarkar, ठीक है। और नंबर 4, बहिष्कृत हितकर्णी सभा वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक। और मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी मैच कर दिए हैं, और सॉरी यही हो गया आपका पेरियर रामास्वामी होगा, ठीक है, प्रिया नहीं है, प्रिया लिखा है, ठीक है, जो भी हो। पेरियर रामास्वामी ये द्राविड़ा काजगम पार्टी इन्होंने फॉर्म किए थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले सत्यशोधक समाज होगा, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, ठीक है, इनको कहते थे। और राजा राम मोहन रॉय ब्राह्म समाज होगा। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर थोड़ा देखें। वेल वर्स इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस, दिस रिफॉर्म टुक द लीड अगेंस्ट सती, तो ये होंगे आपका राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। हु रोड द बुक गुलामगिरी, जिसको स्लेवरी कहते हैं इंग्लिश में, तो J.H. फुले, ठीक है, हाँ, ओके। और इसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हु वर रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स किसको कहते थे, ठीक है। रिफॉर्मर्स वर दोज पीपल हु हैड द व्यू, उन लोगों को रिफॉर्मर्स कहते थे जिनका जो विचार जो था कि यही थे उन लोगों का विचार कि जितना भी सोसाइटी में एविल्स वगैरह जो है, अनजस्ट वगैरह जो है, उसको सोसाइटी से दूर करना चाहिए। ऐसा विचार रखने वाले लोग जो है और इस पर एक्ट करने वाले लोग जो है वो रिफॉर्मर्स से। व्हाट वर देयर व्यूज रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, तो रिफॉर्मर्स का व्यू वेस्टर्न एजुकेशन के प्रति क्या था, तो डेफिनेटली इन लोगों का थोड़ा अच्छा था। दैट मीन्स दे हैड द व्यू दैट अवेयरनेस एंड वेस्टर्न एजुकेशन, जो लोगों में सचेतना हो, ठीक है, और इस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन हो अगर रहेगा, वेस्टर्न एजुकेशन जो रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली सोसाइटी में जितना एविल्स वगैरह जो है उसको इरेडिकेट कराने में हेल्प करेगा, सोसाइटी के एविल्स को ये दूर कराएगा, इन लोगों का ये विश्वास था। Why did Orthodox Hindus criticize विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को क्यों क्रिटिसाइज किया ऑर्थोडॉक्स हिंदूज लोगों ने, तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े थे, और पढ़ने के बाद इन्होंने ये भी प्रूव करके दिखाए कि शास्त्र में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि विडो जो है रीमैरिज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं, तो विडोज लोग शादी कर सकते हैं, इनका कहना था, ठीक है। एंड ही ओपनली सपोर्टेड द विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज को इन्होंने ओपनली सपोर्ट किए, और ये पसंद नहीं आया ऑर्थोडॉक्स हिंदू लोगों को, इसीलिए वो लोगों ने विद्यासागर जी को क्रिटिसाइज किए, उनका निंदा किए। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो स्पोक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, सोसाइटी में जो जात प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, और इस तरह का बहुत सारा सोशल एविल्स जो है उसका अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज उठाया। तो ये
जो भी आपको ऑर्थोडॉक्स लोग जो है उन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये लोग विद्यासागर जी को क्रिटिसाइज करते थे। What kind of works were performed by the untouchables? Untouchables लोग कैसा काम करते थे उस समय? That means untouchables लोग जो है जनरली उन लोगों को ऐसा ही काम मिलता था, जैसे कि डेड बॉडी जो होगा उसको रिमूव करना, ठीक है, और मेकिंग लेदर गुड्स वगैरह बनाना, दैट मीन्स जूता वगैरह बनाना, ओके। और इसी तरह से टैनिंग लेदर होगा, स्वीपिंग स्ट्रीट और क्लीनिंग टॉयलेट एंड ड्रेन्स। जितना भी आपका जो काम, ऐसा काम जिस काम को सोसाइटी का लोग जो है वो काम जो है आपका तुच्छ मानते थे, इस तरह के काम जनरली अनटचेबल्स लोग करते थे। दैट मीन्स दे हैड टू डू ऑल द वर्क्स व्हिच डिडंट हैव एनी रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। ऐसा काम जिनका सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होता था, ये सारा काम अनटचेबल्स लोगों का द्वारा करवाया जाता था, ठीक है। Who were कंदुकुरी वीरशलिंगम? ये था प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश से, एंड ही फॉट अगेंस्ट सोशल एबियंस। इन्होंने सोशल एबियंस के अगेंस्ट में लड़े हैं और इन्होंने एनकरेज भी किए इंटरकास्ट मैरिज को, ठीक है, और इसी तरह से कास्ट सिस्टम का अगेंस्ट में ये लड़े हैं। और इन्होंने हितकर्णी स्कूल 1908 में इसका भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कंदुकुरी वीरशलिंगम। और लॉन्ग आंसर में डिस्कस द कंडीशन ऑफ वीमेन इन द 19th सेंचुरी इंडिया विथ रेफरेंस टू द एविल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी में जो एविल्स वगैरह प्रिवेलेंट है, ठीक है, उसका अगेंस्ट में 19th सेंचुरी 1 मिनट डिस्कस द कंडीशंस ऑफ वीमेन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में वीमेन का कंडीशन कैसा था ये पूछ रहा है, ठीक है, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। 19th सेंचुरी में वीमेन का कंडीशन कैसा था? दे वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। जब छोटे होते थे तभी इन लोगों को शादी कर दिया जाता था, ओके। एंड दे हैड टू रिमेन अंडर द डोमिनेंस ऑफ देयर हस्बैंड, और पूरा जिंदगी अपना हस्बैंड का अधीन में रहना पड़ता था। इफ दे लॉस देयर हस्बैंड, अगर इन लोगों का हस्बैंड अगर गुजर जाते तो दे हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स पुटिंग देमसेल्व्स इन द बर्निंग फायर ऑफ देयर हस्बैंड। दैट मीन्स अगर हस्बैंड गुजर जाते तो हस्बैंड का जलते हुए चिता पर जल करके इनको भी अपना जीवन का बलिदान करना होता था। आफ्टर डिक्लेयरिंग सती एज एन इलीगल, और बाद में सती तो ये इलीगल डिक्लेयर किया है, उसके बाद भी इन लोगों को बहुत सारा पैथेटिक लाइफ जीना पड़ा इन लोगों को। दैट मीन्स इन लोगों को बहुत सारा परेशानी लाइफ में था, जैसे कि दे हैड टू सेव देयर हेड, अपना बाल को दैट मीन्स सेव करना है, वेयर व्हाइट क्लोथ पहनना है। दे कुडंट अटेंड एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी आपका रिलीजियस सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकते थे। एंड दे कुड ईट ओनली ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड, और सारा फूड ये लोग नहीं खा सकते, जैसे कि मीट नहीं खा सकते, और आप इसी तरह से स्वीट्स वगैरह नहीं खा सकते, बहुत सारा चीज में इन लोग का प्रतिबंध था महिला लोग के लिए, ठीक है। एंड वीमेन डिडंट हैव एनी राइट बट ऑल द राइट्स वर एंजॉयड बाय मेन। महिला को कोई अधिकार नहीं था, सारा का सारा अधिकार जो है सिर्फ पुरुष को दिया हुआ था। Why was the practice of sati considered as the most heinous social evil during the 19th century? 19th century का सबसे बड़ा जो evil क्यों माना जाता है सती को? तो ओके, widows immolated alive on their husband funeral pyre. That means यही है कि husband का जलते हुए चिता पर इनको जल करके अपना जान देना होता था, तो heinous crime तो है ये पर। Okay, Orthodox held the view that the act of self-immolation provided the victim's dead husband a spiritual salvation. Orthodox लोग यही कहते थे कि अगर हस्बैंड का जलते हुए चिता पर अगर ये लोग जल करके मरेगी तो इनका विडो, तो हस्बैंड का जो मरे हुए हस्बैंड जो उनका आत्मा को मुक्ति मिलेगा, ऐसा बिलीव करते थे ऑर्थोडॉक्स लोग। एक्ट ऑफ सती वॉज कंपल्सरी। थर्ड है कि आपका सती जो है ये कंपल्सरी था, एंड ये जो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना होता था वीमेन को, ये बहुत ही अनबियरेबल है। दैट मीन्स अगर जलते हुए चिता पर जल करके अपना जान देना कोई आसान बात तो नहीं है। How did B.R. Ambedkar seek to fight the caste system? Caste system, okay. He was the architect of Indian Constitution. Indian Constitution का लिखने वाला B.R. अम्बेडकर ही है। और 1927 में इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए, जिसके जरिए जो अनटचेबल्स लोग जो है इन लोगों को टेम्पल में जाना मनाही था, टेम्पल में पैर रखना मनाही था, तो ये लोग टेम्पल
में भी जा सकते हैं। 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट इसीलिए स्टार्ट किए थे, इन लोगों को भी टेम्पल में जाने के लिए मिले, इन लोगों को भी रिस्पेक्ट मिले। टू प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लास, इसी तरह से जितना भी आपका सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास है सोसाइटी में, अनटचेबल्स है, दलित है, ठीक है, इन लोगों का बेटरमेंट के लिए इन्होंने काम किए। और डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड द बहिष्कृत हितकर्मी सभा इन्होंने स्टार्टेड किए, यही अनटचेबल्स लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, इन लोगों ने प्रोग्रेस लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए, एंड फॉर इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इसी तरह से अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, उसको दूर करने के लिए ही ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने एक सेटअप करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नाउ write short note on the contribution of the following towards fighting the cause of untouchability। महात्मा गांधी जी और पेरियर रामास्वामी, ये दोनों का बारे में थोड़ा देखते। तो महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? गांधी जी coined the term हरिजन एंड फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ। फर्स्ट टाइम अगर हरिजन वर्ड यूज किए तो गांधी जी ने यूज किए, और ये हरिजन वर्ड गांधी जी ने यूज किया जनरल अनटचेबल्स लोगों के लिए, और वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है उसको एबोलिश किया जाए, उसको हटाना जरूरी है। ही हिमसेल्फ क्लेम द टॉयलेट, वो अपने से ही टॉयलेट भी साफ करते थे, और क्यों करते थे? टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ दंगी, जो एक टॉयलेट साफ करने लोग जो इन लोगों का डिग्निटी को, इन लोगों का जो सम्मान को बढ़ाने के लिए गांधी जी खुद ही टॉयलेट साफ किए, और लोगों को ये मैसेज देने के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। ही कंसिडर्ड अनटचेबिलिटी अ सिन, और गांधी जी मानते थे कि अनटचेबिलिटी जो है, ये प्रैक्टिस जो है, छुआछूत का प्रैक्टिस जो है, ये एक पाप है। ओके, इसी तरह से पेरियो रामास्वामी, ही बिगेन द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किए, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने में, और इसी तरह से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, जो छोटा जात है उन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए और कास्ट सिस्टम को इरेडिकेट करने के लिए काम किए इन्होंने, ठीक है। 1944 में इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करते, द्राविड़ा काजागम पार्टी, ओके, और इसका एम था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना भी इनका एम था। और डी में, डू यू थिंक in the 21st century women are treated on an equal footing in our male-dominated society? Cite examples in favor or against। तो 21st सेंचुरी में क्या मेल और फीमेल इक्वल है? बोल रहे हैं अप्रोक्स तो इक्वल है। अगर देखेंगे 21st सेंचुरी में वीमेन जो है, इन लोगों को भी मेल का तरह लगभग इक्वल ट्रीट किया जाता है। वीमेन का भी पास भी वो सभी राइट है जो पास्ट में जो होता था सिर्फ मेल ही उस राइट को एंजॉय करते थे। और दिस डेज अगर हम लोग देखेंगे तो एवरी फील्ड में वीमेन्स है, ठीक है, हायर पोस्ट में है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर जगह महिला लोग है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं पास्ट का कंपैरिजन में 21st सेंचुरी में जो है महिला और पुरुष में लगभग समानता है, ओके। In spite of passing of so many laws in favor of impoverished class, they still are unable to enjoy many basic rights. Do you agree or not? That means बहुत सारा कानून पास होने के बावजूद भी ये आपका अनटचेबल्स लोग जो है, ठीक है, और इसी तरह से दलित लोग जो है, जो आपका ये सोसाइटी का, ये लोग बेसिक राइट इन लोगों को नहीं मिल रहा है, बोल रहा है। डेफिनेटली ये है ही, यस, इन मेनी केसेस वी सी, हम लोग को देखने को मिलता है, लॉस आर रिटन, कानून तो लिखा है किंतु कानून जो है पेपर तक ही सीमित है, और प्रैक्टिकलिटी में लोग जो है इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और बहुत सारा लॉ पास किया है, बहुत सारा अधिकार दिया गया अनटचेबल्स लोगों को, बट दूसरा बात ये भी है कि अनटचेबल्स लोग उस कानून से अनअवेयर है, उन लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। ओके, ई वैल्यू कॉर्नर में क्या दिया है? एज लेट इन 1829 untouchables was not allowed to attend school, even government schools। ओके, 1829 उस समय बोल रहे हैं कि अनटचेबल्स लोग जो है, इन लोगों को, ठीक है, स्कूल जाने के लिए अनुमति नहीं था। अगर कोई टीचर का दिल में अगर दया होगा तो कोई अनटचेबल्स लोग जो है पढ़ने के लिए बहुत इच्छा दिखाते हैं तो क्लासरूम का बाहर में उनको रख देते थे, और ये इसलिए रखते थे कि ताकि अंदर में तो ब्राह्मण्स लोग बैठे हुए, ब्राह्मण्स का बच्चा बैठे हुए, ठीक है, तो अगर
वो दलित का बच्चा अगर अंदर क्लास में बैठ करके पढ़ेंगे तो फिर ब्राह्मण का बच्चा इम्प्योर हो जाएगा। उस समय का सोच तो ये था ना। तो इसीलिए कुछ अगर टीचर ऐसे भी थे जिनका दिल में दया होता था, तो वो ऐसा जो पढ़ना चाहते थे दलित का बच्चा, उनको दरवाजा का बाहर में रख देते थे। तो क्या डू यू एग्री, क्या ये सही था, ठीक है, या नहीं था? अब ये आप अपने से आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है। हम तो बोलेंगे कि नो, अनटचेबल्स टू शुड हैव राइट टू सिट एंड लर्न टुगेदर, उन लोगों को भी होना चाहिए। मेरा तो कहना यही है, बाकी आपका अपना विचार है, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होती है। थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था कल, थोड़ा जल्दबाजी में ये बना दिया, ठीक है। और कल से हम लोग का फिर रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा दूसरा चैप्टर से, ठीक है। ओके, थैंक यू।